तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1 और हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, उसको बढ़िया सा और डिटेल में हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को लगाने से पहले संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि भाई देखो बेसिक पता रहेगा ना तो आप सवाल को एकदम आसानी से लगा पाओगे। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले संख्याओं के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं साइड में, थोड़ा सा संख्याओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है, अब इसमें ना हमको नंबर्स के बारे में जानना होता है। इसका मतलब होता है नंबर सिस्टम। क्या होता है? नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में ना हमको नंबर्स के बारे में क्या होता है, जानना पड़ता है भाई कि ये नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानना होता है। तो देखिए, तो सबसे पहला जो हमको पढ़ना है ना उसमें वो होता है सम संख्या। क्या होता है सम संख्या? आप लोग जानते होंगे। सभी संख्याओं के बारे में एकदम बढ़िया से पढ़ लो, उसके बाद आराम से हल कर लोगे प्रश्नावली को। उसके बाद दूसरा होता है विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उसके बाद आपका जो चौथा होता है वो होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा होता है वो आपका होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है मेरे भाई? पूर्णांक संख्या। ठीक है, उसके बाद जो आपका छठवां होता है वो होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद जो आपका सातवां होता है वो होता है भाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद आपका जो आठवां होता है वो होता है परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद जो नौवां होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो मेरे हिसाब से इतना नंबर्स आपको पढ़ना इनफ होगा। आप अगर इतना नंबर पढ़ लेते हो ना तो आप समझ लो कि सवाल को एकदम बढ़िया से समझ के लगा सकते हो। इन सभी नंबरों को भाई जानना ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, मैं बोलता रहूंगा, आप लोग परिभाषा लिखते रहिएगा। ठीक है, सम संख्या क्या होती है मेरे भाई? सम संख्या क्या होती है? जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, आपको भी पता होगा। तो सम संख्या क्या होती है? जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे क्या होगा? 2 होगा हमारा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा और ऐसे ये जाता रहेगा। इसका मतलब ये जितने भी नंबर दिए गए हैं 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगे, मतलब पूरा पूरा कट जाएंगे। अगर बोलेगा कि भाई सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आप बताओगे सर सबसे छोटी सम संख्या क्या है हमारी? 2 होती है। क्या होती है? 2। ठीक है, ये याद रहेगा ना। अब आगे चलते हैं। देखिए, सम संख्या हमने जान लिया कि जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी उसको सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे बड़ी नहीं पूछेगा, क्योंकि सबसे बड़ी इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि कितनी भी बड़ी हम संख्या बताए उससे एक बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बड़ी नहीं पूछेगा, सबसे छोटी पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद होता है विषम संख्या। क्या होती है? तो विषम संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11 और 13। परिभाषा लिखते रहिएगा, मैं बोलूंगा सबका परिभाषा। विषम संख्या का परिभाषा क्या होगा? जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या मेरे भाई कितनी होती है? 1 होती है। इसको आप लोग बढ़िया सा याद कर लीजिएगा।
ठीक है। अब अगला देखिए, अगला होता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। तो इसको याद करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाता रहेगा। सबसे छोटा जो प्राकृतिक संख्या होता है वो कितना होता है मेरे भाई? वो होता है 1। कितना होता है? 1। बात समझ में आ गई? उसके बाद होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? अगर देखो मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे छोड़ दूं, तो अभी आपने पढ़ा कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सब हमारे क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो इसी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम जीरो सम्मिलित करते हैं तो वो हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या। तो यही इसका परिभाषा भी हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो सम्मिलित करने पर वह हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? हमारी जीरो होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है मेरे भाई? जीरो। ठीक है। अब उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जिसमें प्लस वाली भी संख्याएं आ जाएं और जिसमें माइनस वाली भी संख्या आ जाएं, तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है। तो प्लस वाली संख्या और माइनस वाली दोनों संख्याएं आनी चाहिए। तो जैसे हो गया -5 -4 -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 4 5 ऐसे जाता रहेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जिसमें प्लस का भी संख्या है और माइनस का भी संख्या है तो उसको हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। ठीक ठीक। अब इसके बाद देखो होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है मेरे भाई 2 से। ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 होगा कि नहीं? 9 नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 17 हो जाएगा और ऐसे जाता रहेगा। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से कटे और स्वयं से कटे। जैसे मैंने लिखा 2, तो देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो 2 है वो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या कहा गया है। ठीक है। तो जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा सिर्फ उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेगा तो वो कितना है? 2। ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है भाई? जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कटे या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होगा? जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। इसका मतलब है कि 2 से ज्यादा संख्याओं से कटना चाहिए। और जो भाज्य संख्या होती है वो गला बैठ रहा है यार। वो होती है स्टार्ट कहाँ से होती है? 4 से। जैसे 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद हमारा क्या होगा? 12 हो जाएगा, उसके बाद 14 15 16 जाता रहेगा। अब हम कैसे पता करेंगे कि 4 भाज्य संख्या है? चेक कर लो। देखो जो 2 से ज्यादा संख्याओं से ही कटेगा कि नहीं। पहले 4 1 से तक कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और ये 4 2 से भी कट जाएगा। तो देखो 2 संख्याओं से ज्यादा कट रहा है ना, 3 संख्याओं से कट रहा है, इसका मतलब ही क्या है? भाज्य है। अगर 2 से ज्यादा संख्याओं से कौनो संख्या कटेगा तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे भाई 4 होती है। कितनी होती है? 4। अब आता है देखो मोस्ट इंपोर्टेंट परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? P/Q के रूप में। लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। इसका मतलब होता है कि कोई भी संख्या अगर हम बटे में लिखेंगे तो उसको कहेंगे परिमेय संख्या, लेकिन उसके नीचे हम 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको परिभाषा में बोला गया है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे Q का मान होता है, ऊपर P का मान। ठीक है।
तो इसीलिए अगर मैं लिखूंगा जैसे 2/3, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है। 6/7 ये सब क्या है, परिमेय संख्या। 3/5 ये सब क्या है, परिमेय संख्या। इसका परिभाषा एक बार फिर से बोल देता हूं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो उसको परिमेय संख्या कहेंगे। q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब इन नीचे 0 नहीं होना चाहिए भाई, ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो बटे में अगर कोनो भी संख्या आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। p/q का मतलब होता है बटे में संख्या, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 0 लिखूं, 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4, ऐसे जाता रहेगा, 5, 6, 7, 20, 30, 50, 100, तो ये सब परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो भाई ये सब भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं, तो ये p/q के रूप का हो जाएगा। इसका मतलब ये हमने ये समझा कि जो हमारा 0 है वो भी परिमेय संख्या होगा, 1 जो है वो भी परिमेय संख्या होगा, 2 वो भी परिमेय संख्या होगा, 3 वो भी परिमेय संख्या होगा मेरे भाई, ठीक है। अब चलो आगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल, जैसे √2, जो अपरिमेय संख्या होता है हमेशा रूट में आएगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे √3, जैसे √5, जैसे √6, जैसे √7, तो ये सब हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो आई होप ये सभी संख्याओं को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ, एकदम बढ़िया से उसको देखते हैं। चलिए, तो देखिए हमारे प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको परिमेय संख्या को अच्छे से समझना होगा, जो कि हमने अब पढ़ा है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बढ़िया से समझाऊंगा, ठीक है। चलो, तो हमको ये बताना है कि जो 0 है वो परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है, और उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, परिमेय संख्या ना। अब देखिए हमने परिमेय संख्या पढ़ा है, परिमेय संख्या देखिए हमने परिमेय संख्या पढ़ा है ना, देखो यहाँ पर देखो, अब काम देगा, परिमेय संख्या पढ़ा है ना। परिमेय संख्या का मतलब जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि जो 0 होता है वो हमारा परिमेय संख्या होता है, तो हम बस लिख देंगे। हाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, हम ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फिर लिखेंगे हम ऐसे, हाँ क्या लिख देंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर तो देखो कितना आसान था, हमको खाली सिर्फ यही बताना था कि जो 0 है वो परिमेय संख्या होता है कि नहीं। तो 0 भाई परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 मानेंगे तो ये p/q का रूप का हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो 0 है वो का है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यही पूछा था हमसे, बस हो गया। अगला क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोला है। अगला क्वेश्चन में बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आप ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ज्ञात करना है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। चलो इसको देखते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है। तो बोला है कि 3 और, ठीक है, 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या।
3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जितना भी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना होगा, जैसे यहाँ पर हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 बढ़ाएंगे। तो 6 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 7। तो 7 का इसमें ऊपर नीचे गुणा और 7 का इसमें भी ऊपर नीचे गुणा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर हम 7 का ऊपर नीचे गुणा क्यों करें। सही बात है, तो 7 का ऊपर नीचे गुणा इसलिए करना है क्योंकि हमको हर को बराबर दिखाना होता है, इसलिए। ठीक है, तो 6 परिमेय संख्या निकालना है ना, तो 1 बढ़ाएंगे, कितना आएगा, 7। ये 6 का मत गुणा कर देना है, 1 बढ़ा के गुणा करना है, याद रखना ना, बहुत मार मारेंगे इतनी। अगर 6 का गुणा कर दिए तो 3 का गुणा करना है 7 में, ऊपर भी और नीचे भी। 4 का गुणा करना है 7 में और नीचे और ऊपर नीचे दोनों। गुणा कर दिए, अब गुणा कर लो। 7 का गुणा 3 में करोगे तो मेरे भाई 21 बटा के हो जाएगा 7, और 7 का गुणा 4 में करोगे तो हो जाएगा 28 बटा के 7। अब इसके बीच में देखो संख्या आएगा 21 है, 21 के बाद आएगा हमारा 22 और नीचे 7 रहेगा। उसके बाद आएगा 23 और नीचे 7 रहेगा। उसके बाद आएगा 24 नीचे 7। उसके बाद 25 नीचे 7। उसके बाद 26 बटा के 7। उसके बाद 27 बटा के 7 और यहाँ पर देखो 28 बटे के 7 है। तो इसके और इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालना था। देखो 1 2 3 4 5 6, यही हमारे 6 वो आंसर हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिख दो, 22 बटा 7, 23 बटा 7, उसके बाद 24 बटा 7, उसके बाद 25 बटा 7, उसके बाद 26 बटा 7, उसके बाद 27 बटा के 7 आंसर। ठीक है, तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था और हम लोगों ने इसको भी एकदम बढ़िया से लगा लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। मेरे भाई देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, सेम ऊपर वाले के जैसा ही ये वाला भी क्वेश्चन है। बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो ज्ञात करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं ना, इसका काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है, यही ना। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 बढ़ाएंगे, ये ना जी। तो 5 में अगर हम 1 बढ़ाते हैं तो कितना आता है मेरे भाई, 6 आएगा। तो बस 3/5 में हम कर देंगे 6 का ऊपर गुणा और 6 का नीचे गुणा। कौनो दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। आगे फिर हम 4/5 में 6 का ऊपर गुणा और 6 का नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ भी कोई नहीं दिक्कत। अब 3 का गुणा 6 में करेंगे 18 और 5 छक 30। 4 का गुणा 6 में करेंगे 24 और 5 छक 30। ठीक है, उसके बाद हम इसके बीच का जो संख्या आएगा उसको लिख लेंगे। 18 के बाद हमारा आता है 19 और नीचे 30 रहेगा। उसके बाद 20 नीचे 30 रहेगा। उसके बाद 21 बटा के 30। उसके बाद 22 बटा के 30। उसके बाद 23 बटा के 30। उसके बाद देखो 24 पहले ही से है, तो हमको इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना था। तो देखो 1 2 3 4 5, पाँचों मिल गया ना, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19 बटा के 30। उसके बाद 20 बटा के 30। उसके बाद हो जाएगा 21 बटा के 30। उसके बाद हो जाएगा 22 बटा के 30। उसके बाद हो जाएगा 23 बटा के 30। देखो यह हमारा आंसर, 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, 5 आ गए। ठीक है, तो अब बताओ कौन दिक्कत इस क्वेश्चन में, नहीं दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर,
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है मेरे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब हमको नीचे जो कथन दिया गया है वो सत्य है कि असत्य, और उसके बाद उसका कारण भी बताना है कि सत्य है तो काहे है और असत्य है तो क्यों होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है कि असत्य बताना है। तो इसमें दो संख्याओं का बात हुआ है, एक तो प्राकृतिक संख्या का, एक पूर्ण संख्या का। चलो दोनों को लिख लेते हैं फिर हल करते हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं साइड में ना। और क्वेश्चन नंबर 4 है ना जी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को लगाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का बात हुआ, एक तो किसका बात हुआ, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का। बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जल्दी से बताओ कमेंट में ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी उसको भी कमेंट में बता देना। तो प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया था, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है मेरे भाई, एक से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाता रहेगा। देखो ध्यान से पढ़ो, क्या है कि ये जो सत्य असत्य वाला क्वेश्चन होता है ना, सब लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है और सबको समझ में भी नहीं आता ये, लेकिन मैं आपको एकदम बढ़िया से समझाऊंगा। उसके बाद होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे जाता रहेगा। अब यही वाला जो कथन है वो सत्य है कि असत्य है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे बताएंगे कि सत्य है कि असत्य है। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब नंबर दिए गए हैं। तो आपको ये देखना है सिर्फ कि ऊपर जितना भी नंबर है वो नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे कि सर ऊपर जितना भी नंबर है वो सब नीचे वाले में मिल जाएगा, इसका मतलब यह कथन सत्य है। बस यही आपको देखना है कि ऊपर जितना नंबर है वो नीचे वाले में मिल जाएगा तो यह कथन सत्य होगा। अगर ऊपर जितना नंबर है वो नीचे वाले में नहीं मिलेगा, मतलब ये कथन असत्य है। इसमें ज़्यादा सिर्फ यही जीरो है, अगर जीरो को हटा दे तो अगर इस जीरो को हम हटा दें, इस जीरो को ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 में भी, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाता रहेगा। इसका मतलब इसमें जीरो जीरो ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं ना कि ऊपर जितना सा नंबर है वो सब नीचे वाले में भी है। तो इसका मतलब यह कथन का है, सत्य है। का है, सत्य है। अब कारण इसका का है, सत्य क्यों हुआ, क्योंकि जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है वो एक पूर्ण संख्या ही होता है, इसलिए ये कथन का है, सत्य है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, समझ गए ना कैसे लगाना है। आपको बस सिर्फ इतना देखना है कि जितना ऊपर नंबर दिया रहेगा वो नीचे वाले में पूरा पूरा नंबर मिलना चाहिए। अगर पूरा पूरा ऊपर का नंबर नीचे वाले में मिल गया, इसका मतलब वो कथन का है, सत्य है। अब कोई ये मत पूछ लेना सर यहाँ तो 8 है यहाँ तो 7 है, भाई ये आगे जा रहा है। इसमें 8 के बाद 9 10 11 12 भी आएंगे और भी आगे आएंगे, इसमें भी उसी प्रकार 7 8 9 10 आगे भी आएंगे ना। तो पागलों वाला क्वेश्चन कमेंट में मत पूछ लेना। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमको ये बताना है कि जो प्रत्येक पूर्णांक होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग भाई ना, क्या दिक्कत है, इसको हटा लेते हैं। तो सबसे पहले दो संख्याओं का बात हुआ है, पूर्णांक संख्या का और पूर्ण संख्या का। तो पूर्णांक लिख लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें प्लस वाली और माइनस वाली दोनों संख्या है, जैसे -4 -3 -2 1 0, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे जाता रहता है। ठीक है, तो ये पूर्णांक संख्या है। उसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या।
तो पूर्ण संख्या तो आपने पढ़ा ही है ना। पूर्ण संख्या क्या होती है, यही। तो पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, अब हमको बताना है कि ये कथन हमारा सत्य है कि असत्य है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर हम ऊपर का नंबर देखें तो ऊपर में 0 है ना, यहाँ पर माइनस रहेगा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और आगे भी नंबर है 5 6 7। तो अगर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 देखें तो ये सब नीचे वाले में मिल रहा है। लेकिन अगर हम वही माइनस वाला भी अगर नंबर लेते हैं तो माइनस वाला नंबर ये नीचे वाले में मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जितना नंबर दिया गया है वो पूरा पूरा नंबर नीचे वाले में हमको नहीं मिला है, इसीलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बस आपको इतना देखना है, आपको बस यही देखना है कि ऊपर जितना भी नंबर लिखा गया है वो नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे सर 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब नीचे वाले में मिल जाएगा, लेकिन ये माइनस वाला जो नंबर होता है वो पूर्ण संख्या में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला है कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमको बताना है। तो चलो बता देते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा परिमेय संख्या, क्योंकि दो संख्याओं का बात हुआ है, एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। तो तीसरा है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है भाई, परिभाषा बताओ, जिसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था एकदम बढ़िया सा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 और 4/5 6/7 बटे में ये सब लिख देंगे तो परिमेय संख्या है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 0 1, ठीक है, और क्या, हाँ 2 3 4 5 6 ऐसे जाता रहेगा। ये सब भी परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इन सभी के नीचे हम एक मान सकते हैं। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। अब उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट हो, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे जाता रहेगा। ठीक है मेरे भाई, अब मुझे एक बात बताओ, जितना भी ऊपर नंबर दिया गया है वो सब नंबर नीचे वाले में मैच कर रहा है कि नहीं, सिर्फ आपको इतना बताना है। तो आप देखोगे सर 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब भी नंबर वो नीचे वाले में देखोगे तो आप मैच करेगा है, लेकिन एक नंबर नहीं है, वो बटे वाला। जो बटे वाला संख्या है वो पूर्ण संख्या में कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। समझ में आई बात कि नहीं मेरे भाई, यस या नो, बताओ जल्दी से कमेंट में। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि जितना भी ऊपर नंबर दिया गया है वो सभी नंबर हमारे नीचे वाले में मैच करने चाहिए। इन तीनों क्वेश्चन में सेम उसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि हमको ऊपर वाला नंबर दिखना था, अगर ऊपर वाला नंबर पूरा पूरा नीचे वाले में मिल गया इसका मतलब कथन सत्य होगा। तो आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी नंबर नीचे वाले में सब नंबर मिल जाएगा सब, इसका मतलब वो कथन सत्य है। उसी प्रकार से सेम दूसरे वाले भी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जितना भी ऊपर नंबर दिया गया है उन नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी नंबर तो नीचे वाले में मिल जाएंगे, लेकिन ये जो माइनस का नंबर है वह नहीं मिल पा रहा है। तो भाई जब माइनस का नंबर नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब ये कथन असत्य हो जाएगा ना, क्योंकि जितना ऊपर नंबर लिखा गया है वो सभी नंबर नीचे वाले में हमको नहीं मिला है, इसीलिए ये कथन का हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, सेम तीसरा वाला भी क्वेश्चन उसी प्रकार से करना है।
आप देखोगे कि परिमेय संख्या बटे में हमने लिख दिया और 0 1 2 3 4 5 ये सभी परिमेय संख्या होती है और हमने पूर्ण संख्या को लिख दिया। हमको बताना था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो चेक कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि जितना ऊपर नंबर लिखा गया है वो सब नंबर नीचे वाले में मिला है कि नहीं। तो आप देखोगे कि 0 1 2 3 4 5 6 ये सब नंबर नीचे वाले में मिल जाएगा, लेकिन ये जो बटे में संख्या दे दिया है वही नंबर नीचे वाले में नहीं मिल पाया है, इसीलिए ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा? औसत। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? मैंने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया इस क्वेश्चन को। तो ये जो हमारा कथन है, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, और हमारा पूरा जो चैप्टर, मतलब पूरा जो प्रश्नावली 1.1 था, उसको मैंने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया है। तो ये जो प्रश्नावली होती है हम लोगों की होती है द इंड। क्या होती है मेरे भाई? द। अरे द मेरे को नहीं लिख रहा है, THE। ये भैया इतना इंग्लिश बकवास है कि कुछ लिखने भी नहीं आ रहा है इंग्लिश में। द एंड। ठीक है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल सतीश स्टडी, ठीक है, स्टडी सेंटर को प्लीज़ आप लोग ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। ठीक है, और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो यार। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।